साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो मैथ पूछा जाता है उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है साथियों, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट एलसीएम और एचसीएफ का ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में साथियों पूरा मिक्सिंग क्वेश्चन मिलेगा, लगभग चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कम है लेकिन धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए हर चैप्टर से सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। ये देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आप देखिए, आंसर तो हम लोग सॉल्व करने के बाद निकालेंगे ही। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 144, 360, 504 का महत्तम समापवर्तक कितना है। क्वेश्चन सिंपल है, तो ये ना समझिएगा कि ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो लगाने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कैसे करते हैं। म सा निकालना और ल सा निकालना हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो इसके पहले डाल चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ भी सीखेंगे कैसे म सा और ल सा निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। आंसर है आपका 72, और 72 कैसे आया ये देखते हैं। देखिए दिया गया है क्वेश्चन में 144 और 360 और 504, इसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। इस लाइन को समझिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। ये कह रहा है, सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो, जैसे मान लो कोई संख्या है, उसको विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो विभाजित करता है इन दोनों को। ठीक है, जैसे आइए समझते हैं प्रश्न के माध्यम से। जैसे कि ये देखिए 144 है, सबसे पहले आप फैक्टर निकालना जानते हैं, कैसे निकलता है देख लीजिए। 144 का आप फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे 72 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 36 बार जाएगा। इसी तरीके से आप काटेंगे तो आपका 2 जो है वो 4 बार आएगा और 3 जो है वो 2 बार आएगा, तब जाके 144 आपका कट के बन जाएगा। ठीक है, तो यही फैक्टर के रूप में लिखा गया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब इसी तरीके से 360 का भी फैक्टर निकाल लेना है, इसी तरीके से 504 का भी फैक्टर निकाल लेना है। उसके बाद तीनों में हमें देखना है कॉमन, 2 की पावर 3 इसमें भी दिख रहा है, 2 की पावर 3 इसमें भी दिख रहा है और 2 की पावर 3 इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 संख्याओं का गुणा है, घात में है, तो घात में गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 3 1 4 हो जाएगा। तो इसीलिए 2 की पावर 4 को 2 की पावर 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 2 की पावर 3 तीनों में कॉमन हो गया। उसके बाद फिर गुणा लगाते हैं, क्या क्या मैच किया देखिए, 3 की पावर 2 इसमें भी है, 3 की पावर 2 इसमें भी है और 3 की पावर 2 इसमें भी है, तो 3 की पावर 2 ये हो गया। एक 2 की पावर 3 और एक 3 की पावर 2, ये 2 फैक्टर तीनों में मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी न 5, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो ये 5 और 7 नहीं मिल रहे हैं। तो आपका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, वही आपका गुणा करना होगा। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 72। ठीक है, तो कैसे आएगा 72 ये भी देख लीजिए। अब एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं। देखिए 2 की पावर 3 आया था तो 2 आपका 3 बार लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 2 बार आया था, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, तो 72 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से निकाला जाता है। देखिए तो महत्तम समापवर्तक आपका ये निकल के आ गया, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 बराबर 72, ये आपका महत्तम समापवर्तक 72 निकल गया। तो वही कह रहा है 72 जो है ये बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो 144 और 360 और 504 तीनों को विभाजित कर देगा। इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा जो 144 या 360 या 504 तीनों को विभाजित कर देगा। तो वही लाइन जो ऊपर वाली लाइन थी यही लिखा था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। और अब 72 जो आया है वो सबसे बड़ा गुणनखंड है इन तीनों संख्याओं का, इससे बड़ा गुणनखंड नहीं है, तो वही उसका मास होता है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 50 पैसे
25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में रखे हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपया है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। कितना है 25 पैसों की संख्या? ठीक है, सिक्कों की संख्या आपको बताना है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व की ओर चलेंगे। ठीक है, और ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 8, 16, 24, 25, इसी में से एक उत्तर होगा आपका 16। ठीक है, 16 आपका राइट आंसर होगा। अब कैसे 16 आया, आइए वो जानते हैं। ठीक है, देखिए सिक्के 3:4:5 के अनुपात में थे, तो आप 3x × 4x 5x के अनुपात में ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद थैले में 50 पैसे के सिक्कों का मान कैसे निकालते हैं? देखो, क्योंकि 1 रुपये में क्योंकि वो 12 रुपया, क्वेश्चन में 12 रुपया दिया है टोटल, तो 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं। तो वही उसने लिखा है, थैले में 50 पैसे के सिक्कों का मान 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, और कितने हैं टोटल? क्वेश्चन में बोला है 3x, तो वही गुणा किया है। तो समझ गए गुणा कैसे किया है? 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 3 सिक्के, ठीक है, 3 सिक्के माने अनुपात में है 50 पैसे के सिक्के, तो वही रुपया में ये हो गया। ठीक है, तो अब आया थैले में 50 पैसे सिक्कों का मान, ये आपका हो गया। ठीक है, इसी तरीके से थैले में 25 पैसे के सिक्कों का मान, 1 रुपये में 4 सिक्का होता है 25 पैसे का, तो 1/4 देखो लिखा है, 1/4 × 4x, अनुपात 4x दिया था 25 पैसे का, तो 4x ऐसे लिख दिया गया। फिर 10 पैसे के सिक्कों का मान 1/10 × 5x, क्योंकि 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे। तो अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है उसी हिसाब से हम करेंगे। प्रश्न में कहा है कि ये तीनों अभी जो हमने लिखा, इन तीनों का योग 12 रुपये के बराबर है। क्वेश्चन में यही कहा है कि ये अनुपात में थे, तो हमने रुपया में चेंज करके, और रुपया में दिया था कि टोटल 12 रुपये है, तो टोटल 12 रुपये के बराबर कर दिया गया। उसके बाद अब आप इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो कितना आएगा? 60x = 240 आएगा। उसको x का मान निकालेंगे तो 240/60, और जब 240 में 60 का भाग देंगे तो 4 निकल के आएगा। अब x का मान आपका 4 आया, x का मान 4 निकल के आ गया। तो 25 पैसे के सिक्का पूछा है कितने होंगे, तो 4x माना गया था ना, 4x, तो 25 पैसे के x बराबर हमारा 4 आया है, तो 4 × 4 जब करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4 × 4 करेंगे तो 16 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16। तो ऑप्शन जो हमने देखा था इसके पहले कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 16 आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए, और ये क्वेश्चन था 50 पैसे 25 पैसे 3, 4, 5 के अनुपात में था, और इसको हम 3x माने थे, इसको 4x माने थे, इसको 5x माने थे, और 4x की वैल्यू हम निकालिए तो हमारा 25 पैसा आ गया कितना? 16। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसे सिक्के वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है साधारण ब्याज पर 12,500 की एक राशि 4 वर्षों में 15,500 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, माने R%। ब्याज की दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो रेट कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए, साधारण ब्याज पर उसने 12,500 की एक राशि दिया है, मूलधन दिया है 12,500, राशि 4 वर्षों में समय दिया है कि 4 वर्ष में 15,500 हो जाती है। तो ब्याज की दर कैसे निकालना है? तो देखिए, जो आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो 6% बनेगा। अब 6% कैसे बनेगा, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि मूलधन आपका 12,500 है। ठीक है, मूलधन आपका 12,500 और मिश्र धन 15,500 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और समय भी दिया गया है क्वेश्चन में कि 4 साल में, ऐसा 4 साल में हो रहा है। तो फार्मूला आपको एक लगाना है साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी PRT/100। ये फार्मूला होता है, जो कि सारे किताबों में यही फार्मूला मिलेगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है ये। तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है? देखिए, एक तो साधारण ब्याज इस तरीके से PRT/100 होता है, इस तरीके से निकल जाता है। उसके बाद साधारण ब्याज जो होता है वो मिश्र धन आपका कितना है, उसमें से मूलधन घटा देंगे तो आपका साधारण ब्याज निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज निकालना है तो मिश्र धन आपका 15,500 था और मूलधन हमारा 12,500 था, तो साधारण ब्याज कितना निकल के आया? 3,000 निकल के आया साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज 4 वर्षों का 3,000 निकल के आया। अब इसी फार्मूले में जो ऊपर वाला फार्मूला है, इसमें हम ये मान रख देंगे। रखिए, अभी आपको सिखाने के लिए इतने
टाइम लग रहा है, अन्यथा आप सीख जाएंगे तो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो देखिए अब उसी ऊपर वाले क्वेश्चन फार्मूले में हमने मान रख दिया 3000 और मूलधन 12500, आर पूछ रहा है और टी हमने दे दिया 4 साल, क्वेश्चन में दिया है 100। ठीक है, अब आर बराबर 6% यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आर बराबर 6% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर 6%। तो देखिए आपका जो आंसर निकल के आया है वो आर बराबर 6%। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 6%। अगला क्वेश्चन है, जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके? क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। जब एक भूखंड को, कोई भूखंड है, ठीक है, खेत का एक पार्ट है, 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि जाती है। जब 18,700 में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है और उस भूखंड को कितने में बेच दे कि उसे 15% का लाभ होने लगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन में आपका 25,300 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 25,300 और 25,300 आया कैसे, आइए अब वो जानते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। इसका मतलब ये है कि 85% की वैल्यू 18,700 के बराबर है। समझ रहे हैं आप बात को, कि जब भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है, यानी कि 85%, टोटल 100% होता है, यानी 85% की वैल्यू हमारी 18,700 के बराबर है। तो आइए देखते हैं। 18,700 भूखंड के 85% का मूल्य है और 85% भूखंड का मूल्य 18,700 है, ये आप मानते हैं क्योंकि उसको 15% की हानि हो रही है। अब 100% भूखंड का मूल्य अगर निकालेंगे तो कितना निकला है, भूखंड का मूल्य 22,000 निकल के आएगा। 22,000 में बेचता तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अब उसको 15% का लाभ लेना है तब वो कितने में बेचेगा। देखो 15% का लाभ लेने के लिए 100, देखो हर चीज़ 100% होती है। अब 100% उसका 22,000 के बराबर आ गया था, अब 115% करोगे क्योंकि 15% का लाभ लेना है तो 15% जोड़ोगे 100 में, तो 115% का मूल्य निकालने के लिए 22,000 गुणे 115 बटे 100 करोगे तो आपका आएगा 25,300। तो सही उत्तर आपका 25,300 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में यही बोला था कि 18,700, ठीक है, 18,700 था, यही था। ठीक है, क्वेश्चन में 18,700 था, 85% की वैल्यू तो 85 नीचे आएगा। उसके बाद ये डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका, 18,700 था, 85% की वैल्यू थी, 115% का वैल्यू पूछ रहा था, काटा पीटा करोगे तो 25,300 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 3 घटाया जाए तो वह 1 बन जाता है। भिन्न क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा भिन्न है, कोई भी भिन्न है, मान लो x/y कोई भिन्न है, ठीक है, x/y कोई भिन्न है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है। अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है, सब जानते हैं। तो कह रहा है कि अंश और हर का योग 14 है, तो यानी x प्लस वाई का मान 14 है। यदि अंश में 1 जोड़ दो और हर में 3 घटा दो तो वह 1 बन जाता है। तो आइए समझते हैं, आपका जो आंसर बनेगा वो 5/9 ही आएगा। कैसे आएगा, वो जो भिन्न होगी 5/9 आएगी। ठीक है, तो कैसे आएगा आइए देखते हैं सॉल्वर के माध्यम से। देखो क्वेश्चन में दिया गया है एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, और कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ा जाता है और हर में से 3 घटाया जाता है तो वह 1 बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए उसी हिसाब से बनाते हैं जो क्वेश्चन बोला है। x/y के रूप में मान लेते हैं भिन्न, x/y है, ये हमने भिन्न मान लिया। उसके बाद कह रहा है कि x + y का योग 14 है, तो हमने लिख लिया x + y का योग 14 है। तो जब x + y = 14 तो x का मान निकालेंगे तो 14 - y, क्योंकि y इधर चला जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, तो x = 14 - y, ये निकला। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अगर अंश में 1 जोड़ोगे, क्योंकि अंश हमारा x था तो x + 1 कर दिया, 1 जोड़ा, और हर हमारा y था तो कह रहा है कि y में 3 घटाने पर, माने हर में 3 घटाने पर, तो हर में 3 घटाया, कह रहा है 1 के बराबर होगा, तो हमने उसी तरीके से लिख लिया जैसे प्रश्न में बोला था। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 = y - 3 ये आएगा। फिर यहाँ से देखिए x का मान जब क्या निकला था 14 - y,
इसके जस्ट ऊपर x बराबर 14 माइनस वाई आया था, ठीक है, 14 माइनस वाई था, उसको 14 माइनस वाई एक्स की जगह पे रख के यहाँ x की जगह पे रखा, 14 माइनस वाई प्लस 1 बराबर वाई माइनस 3, उसके बाद 15 माइनस वाई बराबर वाई माइनस 3। अब उधर y चला जाएगा तो 2y हो जाएगा, इधर 15 और प्लस इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 15 3 18 हो गया। तो y का मान यहाँ से आपका निकल के आया 9, y का मान 9 निकल आया। और जब y का मान 9 निकल आया तो किसी एक समीकरण में मान रख दो तो x बराबर 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x अपान वाई भिन्न माने थे, x अपान वाई भिन्न माने थे, x हमारा 5 निकल के आया है और y हमारा 9 निकल के आया, तो ये 5/9 आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से भिन्न वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे प्रश्न में बोलेगा आपको वैसे करना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न है 4 सही 3/8 और 5/16 का योग कितना है, माने जोड़ना है, भिन्न का जोड़ पूछा है कैसे होता है। तो देखिए भिन्न का जोड़ कैसे होता है, आइए आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है दोनों भिन्न, ऐसे जोड़ करना है, जोड़ हमने कर दिया। अब सबसे पहले जैसे 4 सही 3/8 लिखा हुआ है, आप 8 का 4 में ऐसे गुणा करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। 8 में 4 का गुणा किए 32, 32 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो वही 35/8 लिख दिया गया। और ये तो पूरा वैसे ही लिखा था तो वैसे 5/16 लिख दिए। अब बन गया ये असली भिन्न। अब इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 ही आएगा, 16 लिखिए, ठीक है। अब 8 का जब भाग में 16 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो उसके बाद जब 2 बार आया, उसी 2 बार को 35 में गुणा करेंगे तो 70 आएगा। उसी तरीके से 16 का 16 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 लिख दिए। 70 + 5 ये आपका लिख दिया गया। उसके बाद ये बन गया 75/16। 75/16 जब 16 में 75 का भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो जब 4 बार जाएगा तो 16 चौको 64 आएगा, आपका शेष 11 बचेगा। तो उसी तरीके से जब जो आपका जितनी बार जाता है उसको सही के रूप में लिखते हैं, उसके बाद जो शेषफल आपका बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 4 सही 11/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा सही के रूप में। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता था और ये भी दे सकता था, तो ये दिया है तो ये आंसर लगाएंगे, अगर ये दिया है तो ये आंसर लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x² + 3x + 7 और 2x² - 3x - 4 के गुणनफल में x² का गुणांक क्या होगा। x² के आगे गुणांक उसे कहते हैं जो किसी के आगे, ठीक है, जैसे कि x² के आगे, y² के आगे, y के आगे जो भी गुणांक आएगा वही गुणांक होता है, ठीक है। जो भी संख्या आएगी वो गुणांक हो जाएगा। तो गुणांक पूछा है, कैसे गुणांक पूछा है कि ये समीकरण है, ये समीकरण, इसको आपस में गुणा करना है। जब गुणा करोगे तो x² का वही गुणांक पूछा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आंसर आपका निकल के आएगा 1। अब 1 कैसे आएगा आइए वो जानते हैं। सर्वप्रथम आपको गुणा कैसे करना होगा, इस तरीके के समीकरण अगर जब दिए रहें तो पहले को उठाइए, इन तीनों में करिए, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर दूसरे को उठाएंगे तो तीनों में करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। फिर इसको 3 उठाएंगे, इसमें करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये निकल के आएगा। उसके बाद सेम घात वाली को आपको जोड़ना है। जैसे 2x⁴ कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है तो उसको उतार लेते हैं। x⁴ वाली घात कहीं दिखे, उसको देखिए यहाँ दिखा और कहाँ दिखा, बस ये 2 जगह दिखा। तो इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, और हमेशा बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है। तो ठीक है, क्या लगा, +3x³, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ आप बना लेंगे, ये आपका बन के आएगा। उसके बाद समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ऐसे इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। कहीं आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर लेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको डाउट नहीं होगा। आप हल करेंगे, कहीं हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, बाकी तरीका सेम वही है। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सटीक निकल के आएगा। तो देखिए अब x² निकल के आया, x² के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है, तो x² का गुणांक आपका निकल के आएगा 1, ठीक है। कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, तो आपका वही आंसर होगा 1। अगर यही x⁴ का गुणांक, ये x⁴ है 2x⁴, अगर x⁴ का गुणांक पूछता तो 2 हो जाता, ठीक है। और x³ का पूछता तो ये आपका +3 हो जाता,
और देखिए एक गलती समझ में आ रही है यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है, बाकी और सब सही है, क्योंकि 6x³ में से 3x³ घटाएंगे तो प्लस 3x³ आएगा, ठीक है, बाकी और सब सही है। तो इस तरीके से जो भी जिसका भी गुणांक खोजेगा, x⁴ का पूछेगा तो x⁴ का 2 हो जाएगा, x⁴ का पूछेगा तो 3 हो जाएगा, x² का पूछेगा तो 1 आएगा, और x का पूछेगा 33 हो जाएगा, और अचर संख्या पूछेगा तो 28 ही, ठीक है। तो इस तरीके से गुणांक निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंक गणितीय अनुक्रम 5, 8, 11 का 8वां पद क्या है। जैसे 5, 8, 11 ऐसे 8 पद हैं, तो 8वां पद पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसका आंसर 26 आने वाला है। कैसे आएगा अब आपको बताते हैं। और क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन को देख के आपको पता लगाना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है। तो कैसे पता करेंगे ये गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है, तो आइए जानते हैं। देखिए इस तरीके से आप देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, पता करेंगे जब आप ये माने दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे या तीसरा में से दूसरा, हमेशा पीछे से चलते हैं। जैसे ये दूसरा है, ये पहला है, ये देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो हमेशा दूसरे अगर घटाना, हमेशा 2 संख्याओं को ही घटाया जाता है। तो दूसरे में से आप पहले को घटाइए, 11 में से 8 को घटाइए, इसके पहले बाद वाला जो उसमें से घटाएंगे तो जो निकल के आएगा वही आपका, अगर सेम निकला घटाने पे तो वह समांतर श्रेणी होगा। देखिए कैसे, अब 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो निकल के आया 3, उसके बाद 11 में से 8 को घटाएंगे तब भी निकल के आया 3, तो 3 यहाँ भी आया, 3 यहाँ भी आया। इसका मतलब ये है घटाने पे, अगर घटाने पे आपका मान समान आ रहा है तो वहाँ पे समांतर श्रेणी होगी। कौन सी? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का पहला पद a होता है, दूसरा पद a+b होता है, दूसरा a+2b, ऐसे डैश होता है, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी है और जहाँ a पहला पद है और d सार्वंतर है। जो पहला पद होता है समांतर श्रेणी का उसे हम a से डिनोट करते हैं, और सार्वअंतर होता है, सार्वअनुपात नहीं, सार्वअंतर जो होता है उसे d से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले पद को a से और सार्वअंतर को d से डिनोट करते हैं, किसमें? समांतर श्रेणी में। और जस्ट गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, उसमें a पहला पद a से डिनोट करते हैं, और जो सार्वअनुपात होता है उसमें सार्वअनुपात होता है, क्योंकि उसमें भाग देके चेक किया जाता है तो उसमें r होता है, ठीक है। तो वो गुणोत्तर श्रेणी, वो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी समझाएंगे। अभी आप फिलहाल समांतर श्रेणी का देखिए। अब ये हो गया, पहला पद आपका a होता है और सार्वअंतर d होता है। और जो nवां पद अगर निकालना हो तो nवां पद निकालने का जो फार्मूला होता है a + n - 1 × d होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, a + n - 1 × d होता है ये nवां पद निकालने का फार्मूला। तो देखिए समांतर श्रेणी है, अब आप जान ही गए हैं। सार्वअंतर ऐसे निकाला जाता है, 3 आया, पहला पद 5 आया है, ठीक है, अच्छी तरीके से। वो 8वां पद पूछ रहा है, तो 8वां पद देखो, 8वां पद निकालने का जो फार्मूला होता है वो माने कोई भी पद a + n - 1 × d होता है। तो a हमारा 5 था और n हमारा 8वां पद निकल रहा है, ठीक है। n की जगह पर 8 रख देंगे, -1 फार्मूले में था, × 3 इसलिए लिखा क्योंकि सार्वअंतर हमारा 3 आया था, तो मान रखेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 26 आएगा निकल के, समझ गए। अगर साथियों नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ इंसान ही करता है, हर चीज़ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरज के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वृत्त की परिधि, ठीक है, तो आपको बताते हैं क्या होगा, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल। पहले आप देख लीजिए, आंसर आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अब क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में ही, क्योंकि सारी जो मापें दी हुई थी वो सेंटीमीटर में ही दी हुई थी, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अब देखिए ये होता है वृत्त, और वृत्त जहाँ से हम वृत्त ऐसे चांदा लगा के खींचते हैं वहाँ एक सेंटर होता है, उस सेंटर से ये वाली जो दूरी होती है उसी हम त्रिज्या कहते हैं, और पूरी दूरी हो जाएगी तो वो व्यास हो जाता है, ठीक है। और जब ये त्रिज्या और ये व्यास होता है, उसके बाद ये वाली पूरी डिस्टेंस को, पूरा गोलाई को परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा परिधि होता है, और इसके अंदर, इस पूरे वृत्त के अंदर जो एरिया होता है, जो जगह होती है, इसी को क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल ही पूछा है, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में वृत्त की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर, और जो वृत्त की परिधि होती है कितना होता है, वो 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये याद रखना है।
कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होता है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आइए गणना करते हैं। प्रश्न के माध्यम से प्रश्न क्या बोला था कि भैया वृत्त की परिधि जो है वो 88 सेंटीमीटर है। हमने लिखा 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। अब पाई का मान 22/7 रखता है। 22/7 पाई का मान होता है, या 3.14 कहीं कहीं जो भी सुटेबल लगे। तो 22/7 अभी आप रखिए, क्योंकि 88 देखिए जो 22 से कटने वाला है, तो 22/7 हम मान रख दिए। तो आर का मान हमारा निकल के आएगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 22 दूना 44, 44 दूना 88 निकल आएगा और 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14 निकल के आएगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आर का मान 14, माने आर पता हो गया, त्रिज्या पता हो गई कि इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ये पता हो गया। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और उसने पाई आर स्क्वायर पूछा था और आर हम निकाल चुके हैं, तो हमें अब किसी की जरूरत है नहीं। तो 22/7 पाई का मान रखेंगे। उसके बाद 14 × 14, क्योंकि आर स्क्वायर आर 2 बार लिखना है तो 14 × 14 गुणा करेंगे तो 22 × 28 सेंटीमीटर। कुल मिला के जब गुणा करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो उत्तर आपका निकलेगा वो क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और जो आपका क्यूब होता है वो हमेशा घन में होता है। ठीक है, जो आयतन आपका होता है वो क्यूब में होता है। और आयतन कोई चीज़ लिक्विड वगैरह भरोगे या कुछ भी, तो जो स्थान घेरेगा वही आयतन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सिंपल क्वेश्चन है तो आप लोग परेशान मत होइए, सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अभी मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं जानते कुछ, और बहुत लोग हैं जो अच्छा खासा आता है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। खासतौर से जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग के हैं उनके लिए दिक्कत है। तो आप भी पढ़िए, उनको भी पढ़ने दीजिए और थोड़ा सा आप लोग उनकी सहायता जरूर करते रहिए। जैसे मान लीजिए वो कमेंट करते हैं, तो आप लोग अगर आप कमेंट देखते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दशमलव वाले जोड़ को कैसे करेंगे। ये इस तरीके से दिया गया है, क्वेश्चन है, आपको जोड़ करना है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1.11 आंसर आपका आएगा। कैसे, देखिए होता क्या है कि आपका दिया गया है, ये दिया गया है क्वेश्चन में और पूछ रहा है इसका जोड़ क्या होगा। साधारण सी बात है, अगर 1 मान लो लिखा है तो उसके आगे 0.00 लिख देंगे तब भी उसका मान 1 ही होगा। इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और अगर दशमलव आगे है तो उसका मान जो भी लिखा है, जैसे 0.1 लिखा है तो भाई दशमलव एक स्थान पे है तो एक स्थान पे ही दशमलव रहेगा। लेकिन अगर कहीं आपको 3 लिखा है तो आप 3.0 लिख सकते हैं उसको। कहीं 4 लिखा है तो कहीं आपको 4 लिखा है, कहीं 4 लिखा है तो आप 4.0 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए जोड़ में क्या होता है, दशमलव एकदम सामने रहेगा, दशमलव सामने ही रहेगा। जोड़ना कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका 1 दिया है तो इसको 1.0 लिख लीजिए। 0.1 लिखा है तो पॉइंट के ही सामने लिखना है, 0.1 हो गया। उसके बाद 0.01 लिखा है तो 0.01 आपको यहाँ लिखना है, पॉइंट के सामने ही पॉइंट लगाना है। उसके बाद इसके सामने आप 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और है, पॉइंट के आगे 0 0 फिर 1। ठीक है, इस तरीके से आप हल करेंगे तो 1.11 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो अभिष्ट मान आपका कितना निकलेगा, 1.11 आपका राइट आंसर होगा। देखिए जैसे एग्जांपल समझाते हैं, कहीं आपको 3.0 लिखा है, कहीं 0.4 लिखा है, ये देखिए यहाँ पे सारे में समझाते हैं। कहीं 3.0 लिखा है, कहीं 0.2 लिखा है, कहीं 0.02 लिखा है। तो जोड़ना कैसे है, तो जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ 0 आप लिख दीजिए। ये 2 के सामने जोड़ तो आप जानते हैं, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा पॉइंट, और ये 3 हो जाएगा, 3.22 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से उसको भी जोड़ेंगे, आंसर निकल के आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जब भुजाएं अलग अलग दी हों, विषम बाहु त्रिभुज हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आइए सीखते हैं। और आपका जो आंसर आएगा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, और स्क्वायर में तो रहेगा ही, क्षेत्रफल पूछा है तो। और सेंटीमीटर में इसलिए आया क्योंकि सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दी हुई थी। ठीक है, अगर अलग अलग माप में दी होती तो उसको हम किसी एक में जो भी ऑप्शन में दिया होता उसके हिसाब से चेंज कर लेते। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे हल होगा। भाई ये त्रिभुज है
तो भुजाओं के नाम दे दिए जाते हैं ए बी सी इस तरीके से, आप किसको कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बराबर 6 है, बी बराबर 8 है और सी बराबर 10 सेंटीमीटर है। ये हम मान लिए, ठीक है, क्योंकि विषम बहुत्रिभुज था। अब देखो एक फार्मूला होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, एस बराबर होता है। तो पहले अगर एस कैसे निकलता है उसको अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो विषम बहुत्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये टोटल पूरा अंडर रूट के अंदर ही होता है, ये जो अंडर रूट है ये पूरे के अंदर है, ठीक है। तो पूरे के अंदर होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और यस बराबर जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग का आधा होता है एस, ठीक है। यस का मान जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आधा कर दोगे तो वो एस का मान निकल आएगा। तो यहाँ से देखिए एस का मान निकला कितना, जब तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं, एक 6 था एक 8 है एक 10, तीनों भुजाओं को जब जोड़ो तो एस का मान 12 निकल गया। अब एस का मान पता हो गया, भुजाओं के मान पता ही हैं, तो फार्मूला में रखने की बस देरी है। फार्मूला में आप रख दो, इस फार्मूले में एस माइनस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी में आप रख दो। जब आप मान रखेंगे इस तरीके से आप मान रख दिए, उसके बाद आपको पहले कोष्टक वाला हल करना है। 12 में से 8 गई 4, 12 में से 10 गई 2 और 12 में से 6 गई 6, इस तरीके से। अब आपस में जब आ जाएगा तो 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 आ जाएगा। आप जब इनका गुणा करेंगे तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ा सा लिखे हैं, 6 8 10 त्रिभुज के ट्रिक हैं, इसलिए त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और क्षेत्रफल इस तरीके से भी निकल सकता है 24 सेंटीमीटर, ये आया 1/2 8 इंटू 6। अगर ये ट्रिक न होता तो ये पूरा का पूरा विषम बाहु होता। तो ट्रिक का रूल इसमें लग रहा था, इसलिए ये समकोण त्रिभुज भी है, तो इसमें ये समकोण त्रिभुज वाला भी फार्मूला लग जाएगा। तो बाकी आपका वो फार्मूला एकदम परफेक्ट है जो हमने इसके पहले ऊपर बताया है। तो ये विषम बाहु का वो परफेक्ट फार्मूला है, और विषम बाहु है उसके अलावा वो समकोण है, तो आप लगा सकते हैं इस फार्मूले को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ऊपर वाला आप लगाइए, एकदम परफेक्ट फार्मूला है, आंसर आ जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस पढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, और मूल दिया है, मूल का अंतर दिया है 3 और गुणनफल 4 दिया है। जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के वो अल्फा और बीटा मानते हैं, ठीक है। जो द्विघात समीकरण में मूल माने जाते हैं वो अल्फा और बीटा माने जाते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा माने जाते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई अल्फा और बीटा यानी मूल, 2 मूल होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा का जो अंतर है वो 3 है, ऐसा इसने कहा। और गुणनफल क्या है 4 है, ऐसा बोला, 2 चीज़ें बोला है। तो समीकरण पूछ रहा है द्विघात समीकरण कौन सी बनेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये आपका समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा आइए समझते हैं। देखिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल इस फार्मूले से होता है। इस तरीके से अगर समीकरण दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में अगर कोई समीकरण मिलता है तो x का मान माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c/2a से निकलते हैं, ये फार्मूला से। देखिए इसमें ए बी सी सब दिया है, कहाँ से ए है कहाँ बी है, वही ए बी सी इसमें भी दिया है, वही आपको बेस गुणांक लिखना है, तो उसका गुणा भाग करना है, आंसर निकल आएगा। अब देखिए ये आपका फार्मूला हो गया था। यदि अल्फा और बीटा द्विघाती बहुपद के मूल हैं, अल्फा बीटा अगर मूल मानते हैं तब अल्फा जो बीटा का योग होता है वो माइनस बी अपान ए होता है, और अल्फा बीटा का जो गुणनखंड होता है वो सी अपान ए होता है, ठीक है, समझ गए बात को। अब देखिए अल्फा बीटा का मान माइनस बी अपान ए और अल्फा बीटा सी अपान ए, माने अगर जोड़ ये फार्मूला है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपान ए होता है, अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए होता है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है मूल अंतर 3 और गुणनफल 4 दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। आइए अब गणना समझते हैं, सॉल्व। माना द्विघात बहुपद है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से जिसके मूल अल्फा बीटा है, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये समीकरण होता है। इस फॉर्म में समीकरण, जैसे मान लो अल्फा बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो जो समीकरण बनाते हैं ये फार्मूला होता है समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। तो आपको
ये समीकरण जब समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के लिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत पड़ेगी और अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा का योग नहीं दिया है, अल्फ़ा बीटा का अंतर दिया है। 3 है तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। उसी को निकालने के लिए अब तामझाम करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। अल्फ़ा बीटा तो दिया है 4 क्वेश्चन में, बस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये समीकरण ये फार्मूला बन के आएगा। अब ये कैसे बन के आया, जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखते हैं तो होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकल के आता है। वही चीज़ ये लिखा गया है, वही फॉर्म में लिखा गया है, बस इसको थोड़ा सा ए माइनस बी को हटा के ए प्लस बी लाने के लिए इतना दिमाग लगाया गया है। तो देखिए अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, यही आएगा, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखे हैं। अब देखिए अगर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए अभी समझाने के लिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है ना, और जब 4ab लिखा है, जब प्लस 4ab में से माइनस 2ab घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस 2ab आएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। वही ये लिखा गया है। ठीक है, इससे आप मत घबराइएगा, वही फॉर्म में ये लिखा गया है। ठीक है, अब ए प्लस बी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में इधर ये चला जाएगा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 स्क्वायर कर दिए, प्लस 4 लिखा है, ये वाला 4, उसके बाद अल्फ़ा बीटा का मान 4 दिया था, वो भी 4 लिख दिए। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 4 × 16 और 9 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल 5 आता है। जब 5 आया तो वही अल्फ़ा बीटा के मान पे रख देंगे, इसी द्विघात बहुपद में मान रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 5 निकल गया तो 5x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा 4 दिया था, 4 रख दिया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, दशमलव मान को भिन्न में बदलिए। दशमलव में दिया है, इसको भिन्न में चेंज करना है, आराम से कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 1/40 1/40 बनेगा। कैसे बनेगा आइए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये है, कभी भी दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो दशमलव के स्थान पर एक लिखना है, बचे हुए अंक के स्थान पर 0 लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे अपान करना है, दशमलव के स्थान पे 1 लगाना है, 3 अंक बचे हैं, 3 0 लगा दो, 3 0 लगा दो, तो वही इसमें लिखा गया है 25/1000। और जब भाग दोगे, काटोगे तो 25 × 25 25 चौके 100, माने 25 × 40 करोगे तो 1000 ही आएगा। तो 1/40 लिख दिए। ठीक है, तो वही 1/40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, व्यंजक में क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा ये पूछा है। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो इसे नॉर्मल तरीके से भी हल कर सकते हैं और आप चाहो तो वर्गमूल के माध्यम से भी हल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम दिमाग लगाएंगे। आइए कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा जानते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 0.00044। ठीक है, कैसे निकल के आएगा आइए समझते हैं। दिया गया समीकरण ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क पूछा है, क्या स्थान पे क्या आएगा, वही 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1। देखो कोई भी चीज़ अगर अभी समझिए 1/10 लिखा है तो ये जब 10 ऊपर लाएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाता है। 10⁻2 लिखा है तो 10⁻2 हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 0.2 का होल स्क्वायर लिखा है तो 2 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। उसी तरीके से 0.02 का होल स्क्वायर को 0.2 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरीके से इसको भी 0.02 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब जब इन सबको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अभी इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा क्या है पता है, ये 10⁻⁻1 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर ही कॉमन में आ जाएंगे। कॉमन में आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये आया 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर कॉमन लिए। अब जब कॉमन लिए तो बचा क्या यहाँ पे, इसके जगह पे 2 स्क्वायर बचा, 2 स्क्वायर लिख लिए, प्लस 0.2 का होल स्क्वायर बचा, इसको लिख लिए, क्योंकि होल स्क्वायर पूरे में लगा था तो इसको तो ले लिए थे स्क्वायर के रूप में। अब इसका स्क्वायर बचा है, इसको लिख लिए। इसमें भी 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर बचा था 0.2 का। ठीक है, अब
10⁻², ये हमारा क्या था, कॉमन था। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे 0.04 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 0.04। और साथियों इसके पहले हमने आपको जोड़ बता चुके हैं दशमलव वाला कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया है एक नॉर्मल जोड़, और नॉर्मल जोड़ बन गया है तो बस आप सॉल्व करेंगे, आपका ये जोड़ में ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, क्योंकि ये -2 लिखा हुआ है तो -2 का मतलब 1/100, और इसमें जब 100 का भाग देंगे तो माने 2 स्थान पे और दशमलव खसक जाएगा। तो ये 4 दशमलव था, 2 स्थान पे और खसकेगा तो यहाँ पे एक 0, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो वही लिखा गया है यहाँ पे 0.040404, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपया दिया है, और कह रहा है 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपया है। तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य पूछ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वो भी जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 500 रुपया निकल के आएगा। 1 कुर्सी और 2 मेज का जो मूल्य आएगा वो 500 रुपया आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है, और 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है। देखिए यही क्वेश्चन में दिया है, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये, 5 कुर्सी 3 मेजों की मूल्य 1100 रुपये है। तो मान लेते हैं 1 कुर्सी का मूल्य x रुपये है और एक टेबल माने मेज का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्न के अनुसार हम सॉल्व करेंगे जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है। मान लिया है ना कि 1 कुर्सी का मूल्य x रुपये है और टेबल y रुपये है। तो जब 1 कुर्सी का मूल्य x रुपये है तो 3 कुर्सी का मूल्य 3x होगा, 3x लिख लिया, प्लस 2 कुर्सी का मूल्य 2y हो जाएगा, क्योंकि एक मेज का मूल्य हमने y माना है तो 2 मेज का मूल्य 2y हो जाएगा। तो कह रहा है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है, तो मैंने उसी फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 बन गया। इसी तरीके से अगला पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपये है, क्योंकि 1 कुर्सी का मूल्य हमने x रुपये माना था तो 5 कुर्सी का मूल्य 5x होगा, 1 टेबल का मूल्य y रुपये माना था तो 3 टेबल का मूल्य 3y होगा। तो हमने 5x + 3y लिख दिया, और कह रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों को मिला के 1100 रुपये में खरीदा जाता है। तो वही समीकरण हमने बना लिया, एक ये समीकरण बना, एक ये समीकरण बना। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण हल करना तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। समीकरण जब हल करेंगे तो x का मान 100 आएगा, y का मान 200 आएगा, ठीक है, x का मान 100 आएगा और y का मान 200 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में 2 मेज पूछा है तो 2 मेज का जब गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 1 कुर्सी का मूल्य पूछा है तो 4 1 कितना हो जाएगा 500। तो 500 आपका राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य पूछा था तो 500 रुपये निकल के आया। अब देखिए थोड़ा सा समीकरण कैसे हल करते हैं, हम आपको वो सिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था, यही क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 3 कुर्सी 2 टेबल 3x + 2y बराबर क्या दिया था, यहीं पे देखते हैं। ये समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, इस समीकरण को लिख लेते हैं। उसके बाद करते हैं क्या है, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लाइन खींचिए, उसके बाद आपको घटाना है। पहले आप किसी एक को बराबर करना है, मान लो y को हम बराबर करेंगे तो y न यहाँ पे बराबर है न यहाँ पे बराबर है, तो हम इसमें अगर 3 का गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे, और इस पूरे समीकरण में हम अगर 2 का गुणा कर देंगे तो देखिए जब 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 3 3 का 9 आएगा, और 3 दूना 6y हो जाएगा। इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये भी बन जाएगा 6, तो 6y यहाँ भी हो जाएगा, 6y यहाँ भी, तो ये y बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब y बराबर हो जाएंगे, अब 6y बन जाएगा तो उसके बाद हम ऐसे लाइन खींचेंगे, घटा देंगे इन सबको। अगर यहाँ पे ये वाले समीकरण में जो नीचे वाला समीकरण होता है उस समीकरण के ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके सामने देखेंगे प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे। अगर माइनस होता तो हम प्लस लगाते, तो अब 6 6 बराबर होता, 6 6 कट जाता। लेकिन हम यहाँ पे 3 का गुणा किए थे और यहाँ पे 2 का गुणा किए थे। अब ये 3 3 का 9x था यहाँ पे, अब गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे 10x जाएगा, तो कितना मान निकल गया, x निकल गया। अब ये 7 3 21 हो जाएगा, और 11 दूना 22 हो जाएगा। 21 में से 22 गए तो कितना आएगा 100, 2100 में से 22 उठाकर 100 आएगा, तो x का मान यहाँ से 100 निकला। अब किसी एक समीकरण में आप मान रख दोगे x का मान, तो y का मान आपका 200 निकल जाएगा, y का मान आपका 200 निकल जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, 14 क्वेश्चन लेके आए थे, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों।